हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सिंथेसिस का वन शॉट वीडियो लेकर आए हुए हैं। बट फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको सिंथेसिस के सभी रूल्स को समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर इन सभी रूल्स को हम बताने लगे तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कितना लंबा टॉपिक है सिंथेसिस। तो फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी आज हम इस वीडियो में आपको सभी रूल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लेकर कुछ सेंटेंसेस को कंबाइन करके आपको बताने वाले हैं, जिससे आपका पूरा सिंथेसिस अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और आप एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे सिंपल सेंटेंस का जो फर्स्ट रूल है पार्टिसिपल का यूज़ करके, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है पार्टिसिपल का यूज़ करके। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल हमारा है कि द ट्रेवलर वॉज टायर्ड, यानी कि यात्री थका हुआ था। ही सैट डाउन अंडर अ ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तो इसमें फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इसमें एक रीज़न की बात हो रही है कि यात्री पेड़ के नीचे क्यों बैठ गया। उसके पेड़ के नीचे बैठने का कारण क्या था? क्योंकि वो थका हुआ था। तो जब भी हमारे सेंटेंस में जो एग्जाम्पल हमें दिया गया उसमें एक रीज़न की बात होगी और उन दोनों का सब्जेक्ट बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट है द ट्रेवलर और यहाँ पे ही का यूज भी किसके लिए हुआ है? ट्रेवलर के लिए हुआ है। वही यात्री ही पेड़ के नीचे बैठ गया जो थका हुआ था। तो इसमें दोनों का सब्जेक्ट सेम है और इसमें रीजन की बात हो रही है। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे स्टार्टिंग आपको करना है बीइंग से। तो बस आप केवल एक ट्रिक से इसको समझते हुए चलिए। जो हमें दो सेपरेट सेंटेंस दिए गए हैं, अगर उसमें रीजन की बात हो रही है और दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो आपको स्टार्टिंग बीइंग से करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बीइंग का यूज हो गया और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आया हुआ है एडजेक्टिव टायर्ड। बीइंग टायर्ड यानी कि थका होने के कारण। अब यहाँ पे आप कॉमा का यूज करेंगे, फिर जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसको आप वैसे लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ही आया हुआ है, तो ही का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे बल्कि इस नाउन का यूज करेंगे, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे ट्रेवलर का मेंशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम प्रोनाउन नहीं बल्कि ये नाउन ही लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा द ट्रेवलर। यहाँ पे आप ही तब यूज कर सकते थे जब इसके पहले ट्रेवलर का मेंशन हो गया होता, लेकिन यहाँ पे उसका मेंशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ही की जगह पे आपको नाउन लिखना पड़ेगा। बीइंग टायर्ड द ट्रेवलर sat down under a tree। इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। जब भी जो दोनों सेपरेट सेंटेंस हमें दिए गए हैं, दोनों में रीजन की बात होगी और दोनों का सब्जेक्ट सेम रहेगा और उसको हमें सिंपल में कंबाइन करना होगा। ब्रैकेट में अगर सिंपल दिया गया हो तो आपको क्या करना है? बीइंग का यूज करना है सबसे पहले, और इसके बाद जो इसमें एडजेक्टिव आया है उसको लिखेंगे, जो भी अदर वर्ड है उसको लिखा जाएगा, फिर कॉमा लगा के दूसरा जो सेंटेंस है उसको पूरा लिख लेंगे। तो इस तरह से आपको इसको कंबाइन करना होगा। अब इसके कुछ और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे है कि ही वॉज इल, वह बीमार था। ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सका। ही वॉज इल, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह बीमार था, वह स्कूल नहीं आ सका। तो उसके स्कूल ना आने का रीजन क्या था? कि वो बीमार था, और दोनों का सब्जेक्ट भी बिल्कुल सेम है। ही वॉज इल, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, सब्जेक्ट दोनों में ही है। तो और इसको सिंपल में अगर कंबाइन करना है तो कैसे करेंगे? बीइंग इल ही कुड नॉट कम टू स्कूल, बीइंग इल ही कुड नॉट कम टू स्कूल। इसमें आपको बीइंग का यूज स्टार्टिंग में करना होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ऐसा ही सेंटेंस रहता है बट दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो, सेंटेंस बिल्कुल ऐसे इसमें रीजन की बात हो रही हो लेकिन दोनों का सब्जेक्ट अगर डिफरेंट हो जाए, जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल हमारा है कि द क्लास वॉज ओवर, द क्लास वॉज ओवर यानी क्लास खत्म हो गई। द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, और स्टूडेंट्स क्लास से चले गए। क्लास खत्म हो गई, स्टूडेंट क्लास से चले गए। तो स्टूडेंट क्लास से क्यों चले गए? उसका रीजन क्या था? क्योंकि क्लास ओवर हो गया। तो इसमें भी एक रीजन की बात हुई है, लेकिन यहाँ पे देखिए पहला सब्जेक्ट इसमें द क्लास है और दूसरा सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है। इसमें सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो अगर रीजन की बात हो रही है और दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट है और उसको सिंपल में हमें कंबाइन करना है, तो वहाँ पे आपको पार्टिसिपल का ही यूज़ करना है, लेकिन पहले सब्जेक्ट के बाद। जैसे हम बीइंग से स्टार्टिंग करते थे तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट पहले लिख देंगे द क्लास, और उसके बाद आपको बीइंग का यूज़ करना होगा। वॉज का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? बीइंग हो जाएगा। द क्लास बीइंग ओवर, इसमें भी आप बीइंग से स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन इसके भी पहले आपको क्या करना होगा? पहला सब्जेक्ट लिख देना है। तो हो गया द क्लास बीइंग ओवर, फिर आप कॉमा लगाएंगे द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। और इसमें देखिए स्टार्टिंग में बीइंग का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि दोनों में
वॉज आया हुआ है, तो जब भी इज एम आर वॉज वर आएगा तभी आपको बीइंग का यूज करना होता है, क्योंकि इज एम आर वॉज वर का आईएनजी फॉर्म बीइंग होता है। अगर कोई इसमें एक्शन वर्ब आया है तो आपको उसकी आईएनजी फॉर्म से स्टार्टिंग करना होगा। जैसे अगर सी आ गया तो सीइंग से शुरू करेंगे, टेक आ गया तो टेकिंग से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही वॉज आया है तो इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग होती है, इसलिए बीइंग से स्टार्टिंग किया गया है। और यहाँ भी बीइंग का यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे वॉज आया हुआ था। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कि द थीफ सॉ द पुलिसमैन ही रैन अवे। चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। तो यहाँ पे देखिए जैसे उसने पुलिस को देखा तुरंत भाग गया होगा, क्योंकि वो चोर है तो पुलिस को देखते ही भाग गया होगा। तो जब भी देखिए, और दोनों का सब्जेक्ट भी सेम है, द थीफ सॉ द पुलिसमैन ही रैन अवे, दोनों का सब्जेक्ट सेम है। यहाँ पे आप पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। और कौन सा पार्टिसिपल आएगा, क्योंकि पुलिस को देखते ही वो भाग गया, पहला काम जैसे हुआ तुरंत दूसरा हो जाए तो वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पहला वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा सीइंग, तो इसमें पहला वर्ब क्या है, सॉ है, और आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ऐड करते हैं, इसलिए यहाँ पे सीइंग हो जाएगा। सीइंग द पुलिसमैन, सीइंग द पुलिसमैन। फिर यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे। अब ही रैन अवे, इसके पहले देखिए थीफ का मेंशन नहीं हुआ, तो यहाँ पे ही नहीं बल्कि द थीफ लिखेंगे। द थीफ रैन अवे। तो जब भी पहले काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो जाए तो वहां पे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना होगा। और अगर कोई एक्शन वर्ब है तो उसकी आईएनजी फॉर्म से स्टार्टिंग करेंगे। क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में था तो सब्जेक्ट के पहले ये फ्रेज पूरा आएगा। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है कि आई सॉ अ मैन ही वाज ब्लाइंड ही वाज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वाज ब्लाइंड, वो अंधा था, ही वॉज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, वो अपने हाथ में एक लैम्प लिए हुए था, एक दिया लिए हुए था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ब्लाइंड जो एडजेक्टिव आया हुआ है इसको मैन के पहले आप कर सकते हैं, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाकर। तीनों को अगर आप हिंदी में कंबाइन करते हैं, सबसे पहले आपको जरूरी है कि इसको आप हिंदी में कंबाइन कर लें। तो मैंने एक आदमी को देखा जो अंधा था, वह अंधा था और वह एक लैम्प अपने हाथ में लिए हुए था। तो मैंने एक अंधे आदमी को अपने हाथ में एक लैंप लिए हुए देखा, इस तरह से आप इसको बनाएंगे। तो इसको क्या बना सकते हैं कि मैंने देखा, आई सॉ, मैंने देखा, किसे देखा, एक अंधे आदमी को, अ ब्लाइंड मैन। यहाँ पे ब्लाइंड को जो एडजेक्टिव है इसको नाउन के पहले कर देंगे, अ ब्लाइंड मैन। आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। और इसके बाद दूसरे सेंटेंस में देखिए क्या कहा गया कि ही वॉज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। अब ये इंफॉर्मेशन किसके लिए है, इसके ऑब्जेक्ट के लिए है। जो पहला वाला क्लॉज है इसके ऑब्जेक्ट के लिए ये इंफॉर्मेशन दिया गया। हाथ में लैंप कौन लिए हुए था, ब्लाइंड मैन लिया हुआ था। अगर ये आई के बारे में होता तो यहाँ पे कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड ये सबसे पहले लिखा जाता, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के लिए है तो ये ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, ये हो जाएगा कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। हो गया आई सॉ अ ब्लाइंड मैन कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। इस तरह से आपको कंबाइन करना होगा। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट के लिए ये फ्रेज आया हुआ था तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद इसको रखा गया है। और अगला सेंटेंस हमारा है कि आई फाउंड माई पेन इट वॉज लॉस्ट, मुझे मेरी पेन मिल गई वह खो गई थी। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि मुझे मेरी खोई हुई कलम मिल गई। तो यहाँ पे लॉस्ट जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, यानी कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो एडजेक्टिव को क्या करेंगे, नाउन के पहले ला के रख देंगे। तो पहला जो सेंटेंस इसी में नाउन का मेंशन हुआ है तो यही पूरा लिखेंगे, आई फाउंड माई, नाउन इसमें पेन है, इसके जस्ट पहले यहाँ पे लॉस्ट आ जाएगा, माई लॉस्ट पेन। हो गया आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मुझे मेरी खोई हुई पेन मिल गई। यहाँ पे लॉस्ट क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि ही केम बैक होम, वह घर वापस आया, ही एट फूड, उसने खाना खाया, वह घर लौटा, वह खाना खाया। तो इसमें भी सब्जेक्ट सेम है तो यहाँ पे पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। देखिए वह घर लौटा, उसने खाना खाया। अब ये दो एक्शन के बीच में क्या कुछ समय का अंतर होगा, कुछ गैप होगा? कोई घर लौटेगा तुरंत ही खाने पे भिड़ जाएगा? तो ऐसा तो होगा नहीं, घर लौटने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होगा तब जाके खाना खाएगा। तो ये दो एक्शन के बीच में कुछ टाइम का गैप हो गया, तो यहाँ पे आपको परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करना है।
तो सबसे पहले परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या करते हैं, सबसे पहले हैविंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम हैविंग का यूज़ करेंगे और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे केम है, केम का थर्ड फॉर्म कम ही होगा, तो हैविंग कम बैक होम, यहाँ पे आप कॉमा लगा देंगे। अब ही एट फूड, दूसरा जो सेंटेंस है उसको वैसे लिख देंगे, ही एट फूड। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का पहचान क्या है कि इसमें जब पहला एक्शन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तब दूसरा वाला एक्शन होता है और दोनों एक्शन के बीच में कुछ टाइम का गैप होता है। तो देखिए ये बन गया कि हैविंग कम बैक होम ही एट फूड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि ही वॉज डिफीटेड बाय हिज एनिमी, उसे उसके दुश्मन के द्वारा हरा दिया गया। ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, और वो बहुत अधिक निराश था, वो बहुत अधिक निराश हुआ। तो जब दुश्मन के द्वारा उसे हरा दिया गया, ये काम फिनिश हो गया, तब वो बहुत निराश हुआ। तो यहाँ पे आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, लेकिन देखिए इसमें पहला जो हमारा सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। ही वॉज डिफीटेड, उसे हराया गया, पैसिव वॉइस में है, तो आप ये परफेक्ट पार्टिसिपल को पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, यहाँ पे आपको हैविंग के बाद बीन का यूज़ करना होगा। हैविंग बीन डिफीटेड बाय हिज एनिमी, ये हो गया हैविंग बीन डिफीटेड बाय हिज एनिमी। फिर कॉमा लगा के आप दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं, ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड। इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड। तो जब भी पहला वाला सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होगा और हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना हो तो हैविंग के बाद आपको बीन का यूज़ करना होगा, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे ये था, ही वॉज डिफीटेड बाय हिज एनिमी, उसे उसके दुश्मन के द्वारा हरा दिया गया। ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, वो बहुत अधिक निराश हो गया। और इसको हमने कंबाइन कर दिया कि हैविंग बीन डिफीटेड बाय हिज एनिमी ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपल का यूज़ करके दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि द फॉग वॉज वेरी डेंस, यानी कि कोहरा बहुत ही घना था। नो वन कुड सी हिज वे, यानी कोई भी अपना रास्ता नहीं देख पा रहा था। नो वन कुड सी हिज वे, कोई अपना रास्ता देख नहीं पा रहा था। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो इसमें रीजन की बात हुई है, रीजन और रिजल्ट की बात हुई है। द फॉग वॉज वेरी डेंस, कोहरा बहुत घना था। नो वन कुड सी हिज वे, कोई अपना रास्ता नहीं देख पा रहा था। तो कोई अपना रास्ता क्यों नहीं देख पा रहा था, क्योंकि कोहरा बहुत घना था। और कोहरा बहुत घना होने का परिणाम क्या हुआ कि कोई भी अपना रास्ता देख नहीं पा रहा था। तो इसमें रीजन और रिजल्ट की बात हुई है और दोनों का सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे सब्जेक्ट फॉग है और यहाँ पे नो वन है, सब्जेक्ट डिफरेंट है और इसको हमें सिंपल में कंबाइन करना है, इसको सिंपल में कंबाइन करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आपको पहला सब्जेक्ट लिखना होगा द फॉग, और इसके बाद देखिए इसमें पहले सेंटेंस में वॉज आया हुआ है तो यहाँ पे बीइंग हो जाएगा। द फॉग बीइंग वेरी डेंस, द फॉग बीइंग वेरी डेंस, फिर यहाँ पे कॉमा लगा के नो वन कुड सी हिज वे, यानी कि कोहरा बहुत घना होने के कारण कोई भी अपना रास्ता देख नहीं पा रहा था। इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं अगर इसमें रीजन की बात हो रही है और दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट है और पहले में अगर इज है या फिर वॉज है तो यहाँ पे बीइंग हो जाएगा पहले सब्जेक्ट के बाद। नेक्स्ट देखिए, द रेन स्टॉप्ड, चिल्ड्रेन वेंट आउट टू प्ले, बारिश रुक गई और बच्चे बाहर खेलने गए। तो यहाँ भी अगर देखें तो इसमें रीजन रिजल्ट की बात हुई है, बच्चे बाहर खेलने क्यों गए, क्योंकि बारिश रुक गई थी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले पहला सब्जेक्ट, दोनों का सब्जेक्ट इसमें डिफरेंट है, यहाँ पे द रेन है, यहाँ पे चिल्ड्रेन है और इसको सिंपल में कंबाइन करना है और इसमें एक रीजन की बात हो रही है। तो सबसे पहले पहला सब्जेक्ट हो जाएगा द रेन। अब देखिए इसमें वॉज या इज नहीं आया तो इसमें बीइंग नहीं आना चाहिए, यहाँ पे एक एक्शन वर्ब आया हुआ है तो आप यहाँ पे हैविंग का यूज करके तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अगर इसमें वॉज या इज नहीं आया, कोई एक्शन वर्ब आया हुआ है तो आप पहले सब्जेक्ट के बाद हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, द रेन हैविंग स्टॉप्ड, फिर कॉमा लगा के चिल्ड्रेन वेंट आउट टू प्ले। इस तरह से आप इसको कंबाइन करेंगे। अगर कोई एक्शन वर्ब आएगा तो आप हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे पहले सब्जेक्ट के बाद। ये हो गया द रेन हैविंग स्टॉप्ड,
चिल्ड्रेन वेंट आउट टू प्ले। अब जैसे मान लीजिए कि द टीचर एंटर्ड द क्लास, टीचर ने क्लास में एंटर किया। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए। टीचर ने क्लास में एंटर किया और बच्चे खड़े हो गए। तो यहाँ पे द टीचर एंटर्ड द क्लास, यहाँ पे एंटर एक एक्शन वर्ब आया हुआ है, तो द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास हो जाएगा। द स्टूडेंट्स स्टूड अप। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है, माई पॉकेट वॉज पिक्ड, आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर। मेरा पॉकेट कट गई, मेरी जेब कट गई। आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर, और मेरे पास बस के किराए के लिए भी पैसे नहीं थे। अब देखिए यहाँ भी रीजन की बात हो रही है और इसमें दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट है। यहाँ पे माई पॉकेट है और यहाँ पे आई है, सब्जेक्ट अलग अलग हैं। और यहाँ पे देखिए वॉज आया हुआ है, बट यहाँ पे हम बीइंग का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें बीइंग का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये पैसिव वॉइस में लिखा गया सेंटेंस, वॉज पिक्ड, मेरी जेब कट गई यानी किसी ने काट ली, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव बनाते थे हैविंग के बाद बीन लगा के, वैसे आपको करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले पहला सब्जेक्ट माई पॉकेट, और इसके बाद आपको हैविंग के साथ बीन का यूज करना पड़ेगा, माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड। और इसके बाद आप कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं कि आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर पहला वाला जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है तो आपको हैविंग के साथ बीन का यूज इसमें भी करना होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इट वाज अ हॉलीडे, यानी छुट्टी का दिन था। द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, और स्टूडेंट्स स्कूल नहीं गए। तो यहाँ भी एक रीजन की बात हुई, स्टूडेंट स्कूल क्यों नहीं गए, क्योंकि छुट्टी का दिन था। तो और दोनों का सब्जेक्ट देखिए डिफरेंट है, यहाँ पे सब्जेक्ट इट है और यहाँ पे द स्टूडेंट्स है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इट का यूज़ करना होगा, और वॉज यहाँ पे आया लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे आप बीइंग का यूज़ कर सकते हैं। इट बीइंग अ हॉलीडे, यहाँ पे हो जाएगा इट बीइंग अ हॉलीडे, कॉमा लगा के, और दूसरा सेंटेंस वैसे लिख देंगे, द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। और इस रूल को हम लोग कौन सा रूल कहते हैं, ये है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल कहलाता है ये। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कि मैन वर्क्स डे एंड नाइट, आदमी दिन रात काम करता है। ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसे अपने परिवार को सहारा देना होता है। तो इसमें भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला वाला सेंटेंस है इसमें बताया गया कि आदमी दिन रात काम करता है, और दूसरे में उसका एक उद्देश्य बताया गया कि उसका उद्देश्य क्या होता है। दिन रात काम करने के पीछे उद्देश्य उसका क्या होता है, उसे अपने परिवार को सहारा देना होता है। तो जब भी एक पर्पस की बात, उद्देश्य की बात होगी और उसे आपको सिंपल में कंबाइन करना हुआ, तो वहाँ पे आप इन्फिनिटिव का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, दूसरे वाले सेंटेंस में ऑलरेडी इसमें टू का यूज हुआ रहता है, इन्फिनिटिव का यूज हुआ रहता है। इसमें अक्सर जो भी एग्जांपल्स आते हैं उसमें दूसरे वाले सेंटेंस में इन्फिनिटिव का यूज़ ऑलरेडी हुआ रहता है, और ऐसे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखेंगे, मैन वर्क्स डे एंड नाइट, मैन वर्क्स डे एंड नाइट। और दूसरे सेंटेंस में जहाँ पे इन्फिनिटिव है बस वहीं से ऐड कर लेंगे, टू सपोर्ट हिज फैमिली, यहाँ से इसमें ऐड कर लेंगे टू सपोर्ट हिज फैमिली। अब जैसे देखिए कहना हो कि शी वेंट टू आगरा, जैसे शी वेंट टू आगरा, शी वॉन्टेड टू सी हर इल सिस्टर, वह आगरा गई, वह अपनी बीमार बहन से मिलना चाहती थी। तो शी वेंट टू आगरा टू सी हर इल सिस्टर, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, साधना इज़ वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। जब भी इस तरह का सेंटेंस आपको मिल जाए कि पहले वाले में वेरी आ गया है और दूसरे में कैन नॉट आया हुआ है, पहले में वेरी है दूसरे में कैन नॉट है, और इसको आपको बनाना है सिंपल सेंटेंस, सिंपल में कंबाइन करना है। पहले में वेरी है दूसरे में कैन नॉट, और उसको कंबाइन करना है सिंपल में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा साधना, साधना इज, वेरी की जगह पे आपको TOO वाले टू का यूज़ करना है, साधना इज टू वीक। और उसके बाद क्या करेंगे, एडजेक्टिव के बाद आपको सिंगल ओ वाला टू यानी इन्फिनिटिव का यूज़ करना होगा, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें वॉक है तो जाएगा टू वॉक प्रॉपरली। तो इस तरह से आपको कंबाइन करना होगा सिंपल सेंटेंस में। जब भी पहले वाले में वेरी आ जाए, दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट आ जाए, तो आपको ऐसे ही कंबाइन करना है। जैसे हो गया साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी तक हमने सिंपल सेंटेंस के 3 रूल्स के एग्जांपल्स देखे हैं, जिसमें पहला है पार्टिसिपल का यूज़ करके, और दूसरा यहाँ पे बताया गया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके, और तीसरा रूल आपको बताया गया है इन्फिनेटिव का यूज़ करके। तो फ्रेंड्स अब हम सिंपल सेंटेंस के कुछ और भी रूल्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं, और इसमें देखिए हमने 2 रूल्स के एग्जांपल लिए हुए हैं। एक है फ्रेज इन अपोजिशन, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, या और दूसरा यहाँ पे लिया गया है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ करके। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये पहला एग्जाम्पल इसमें है कि आई हैव सम ड्यूटीज़, मेरे पास कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ कर्तव्य हैं, आई मस्ट परफॉर्म देम। ये तो यहाँ पे आपको इन्फिनेटिव का ही यूज़ करना होगा। आई हैव सम ड्यूटीज़, मेरे पास कुछ कर्तव्य हैं, आई मस्ट परफॉर्म देम, यानी कि मुझे उसे परफॉर्म करना है, उसे पूरा करना है। तो यानी कि मेरे पास करने के लिए कुछ कर्तव्य हैं, ये चीज़ यहाँ पे अब इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो आई हैव सम ड्यूटीज़, यहाँ पे देखिए कोई इन्फिनेटिव नहीं यूज़ किया गया है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले पहला सेंटेंस लिख देंगे आई हैव सम ड्यूटीज़, मेरे पास कुछ कर्तव्य हैं। अब किस लिए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे आप इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं टू परफॉर्म, यहाँ पे लिख सकते हैं टू परफॉर्म। तो ये सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि आई हैव सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। इस तरह से आप इसमें इन्फिनेटिव का यूज़ करके कंबाइन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर, राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे। ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, वे मेवाड़ के राजा थे। अब इस सेंटेंस में देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो नाउन है उस नाउन के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। एक तो बताया गया कि राणा प्रताप एक ब्रेव वॉरियर थे, और दूसरा बताया गया कि ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, वे मेवाड़ के राजा थे। तो इसमें से फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, या तो आप अ ब्रेव वॉरियर को एक फ्रेज बना दीजिए, या फिर द किंग ऑफ मेवाड़ को एक फ्रेज बना दीजिए। तो दोनों में से किसी एक को आप एक फ्रेज के रूप में लिख सकते हैं, और एक फाइनाइट वर्ब इसमें आपको केवल यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स क्योंकि सिंपल बनाने के लिए इसमें हमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब का यूज़ करना है, तो आपको चाहे इसमें से वॉज को हटाना है, चाहे इसमें से वॉज को हटाना है, और केवल एक फ्रेज को आपको लिखना होगा। और फ्रेज इन अपोजिशन में आप क्या करते हैं, जिस नाउन के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे एक फ्रेज के रूप में, अगर वो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्ट के ठीक बगल में उसको 2 कॉमा के बीच में रखते हैं, और अगर वो ऑब्जेक्ट के लिए है, वो फ्रेज अगर ऑब्जेक्ट के लिए है तो आप ऑब्जेक्ट के बगल में उसको कॉमा लगा के लिखते हैं। यही कहलाता है फ्रेज इन अपोजिशन। और अगर इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, राणा प्रताप के बारे में, जो कि इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखिए, जैसे हो गया राणा प्रताप। अब राणा प्रताप के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन है, तो चाहे आप इसको फ्रेज बनाइए चाहे उसको फ्रेज बनाइए। आप चाहे तो इसको ही बना सकते हैं कि राणा प्रताप के बाद कॉमा लगा के लिखेंगे अ ब्रेव वॉरियर, अ ब्रेव वॉरियर, राणा प्रताप अ ब्रेव वॉरियर। और उसके बाद सेकेंड वाले सेंटेंस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को हटा देना है। दूसरे सेंटेंस में से आपको केवल सब्जेक्ट को हटा देना है और बाकी पूरा इसमें ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ट्रिक क्या है कि पहला वाला जो सेंटेंस हमारा है उसमें आप पहले सब्जेक्ट को लिख लीजिए, और अगर सब्जेक्ट के बारे में कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, वो एक फ्रेज के रूप में लिखा जा सकता है, तो आप पहले वाले हेल्पिंग वर्ब को हटा दीजिए। यहाँ पे जो वॉज या इज का यूज़ किया गया होगा उसको आप हटा दीजिए, उसके जगह पे कॉमा लगा के लिखिए, और फिर यहाँ पे आपको एक कॉमा लगाना होगा। अब ब्रेव वॉरियर के बाद भी आपको कॉमा लगाना है, और इसके बाद दूसरे वाले सेंटेंस में से आपको केवल सब्जेक्ट को हटा देना है और बाकी सब कॉमा के बाद ऐसे नोट कर लेना है। तो ये सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि राणा प्रताप अ ब्रेव वॉरियर वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। या फिर आप इसको लिख सकते थे कि राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वॉज अ ब्रेव वॉरियर, ऐसा भी लिखा जा सकता था। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि अ ब्रेव वॉरियर, फिर कॉमा 2 कॉमा के अंदर राणा प्रताप, अ ब्रेव वॉरियर 2 कॉमा के अंदर राणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, ऐसा भी लिख सकते थे। तो ये नाउन इन अपोजिशन हो जाता। अगर कॉमा के अंदर आप राणा प्रताप लिखते तो राणा प्रताप एक नाउन है, तो नाउन इन अपोजिशन हो जाता। और अ ब्रेव वॉरियर और द किंग ऑफ मेवाड़ ये एक फ्रेज के रूप में लिख सकते हैं, तो ये फ्रेज इन अपोजिशन हो गया। तो आपको ये ध्यान देना है इसमें कि वो फ्रेज सब्जेक्ट के लिए है या फिर ऑब्जेक्ट के लिए है। जिसके लिए होगा उसी के जस्ट बगल में आपको कॉमा के अंदर उसको लिखना होगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल जो हमारा है कि बाबर डिफीटेड लोदी, बाबर ने लोदी को हराया। अब इसमें बाबर और लोदी दोनों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। बाबर वॉज अ तुर्क, बाबर कौन थे, एक तुर्क थे। लोदी वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया,
और लोधी कौन थे? भारत के बादशाह थे, एम्परर थे। तो इसमें पहला जो सेंटेंस हमारा है इसमें फाइनाइट वर्ब आया हुआ है डिफीटेड, इसको हटाया नहीं जा सकता है। और दूसरे तीसरे में देखिए यहाँ पे वॉज आया हुआ है, तो इसे हम आराम से हटा सकते हैं। तो इसमें दूसरे वाले सेंटेंस में हमारा फ्रेज क्या हो सकता है? अ तुर्क। और दूसरे वाले सेंटेंस में हमारा फ्रेज क्या हो सकता है? द एम्परर ऑफ इंडिया। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लीजिए। सब्जेक्ट यहाँ पे है बाबर, तो पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए बाबर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन इसमें है। बाबर कौन थे? अ तुर्क, तो इसमें आप कॉमा लगा के लिख सकते हैं अ तुर्क, बाबर अ तुर्क, और फिर कॉमा लगाएंगे और इसके बाद हमारा मेन वर्ब आ जाएगा डिफीटेड। डिफीटेड, और किसे हराया? लोधी को, डिफीटेड लोधी। अब लोधी के भी बारे में, जो इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे है कि लोधी कौन थे? द एम्परर ऑफ इंडिया। तो आप लोधी के बगल में कॉमा लगा के लिख सकते हैं द एम्परर ऑफ इंडिया। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट के बारे में भी और ऑब्जेक्ट के बारे में भी, दोनों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। तो अगर वो सब्जेक्ट के बारे में तो उसको सब्जेक्ट के बगल में रखेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के बारे में है उसको ऑब्जेक्ट के बगल में रखेंगे। जब सब्जेक्ट के बगल में रखा जाएगा तो ये दो कॉमा के बीच में आएगा, और जब वो फ्रेज ऑब्जेक्ट के लिए होगा तो ये कॉमा और फुल स्टॉप के बीच में आएगा, क्योंकि लास्ट में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। तो ये कॉमा और फुल स्टॉप के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट वाला जो फ्रेज है। तो इस तरह से आप फ्रेज इन अपोजिशन का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो कि आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन। मैं अपने फ्रेंड से ट्रेन में मिला। द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, यानी कि इस मीटिंग की कोई उम्मीद नहीं थी। आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, मैं अपने फ्रेंड से ट्रेन में मिला। द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, और ये मीटिंग की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। तो फ्रेंड्स इसको अगर हमें सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप अनएक्सपेक्टेड को एक एडवर्ब बना दीजिए। अनएक्सपेक्टेड को एडवर्ब बना दीजिए, यानी कि मैं अपने फ्रेंड से अनएक्सपेक्टेडली मिला ट्रेन में। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये सेंटेंस लिखेंगे कि आई मेट माई फ्रेंड। अब आप चाहे तो यहीं पे अनएक्सपेक्टेडली लिख सकते हैं, चाहे सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं। आई मेट माई फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली इन द ट्रेन। चाहे आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते थे कि आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली। इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, बट यहाँ बीच में ये ज़्यादा सूट कर रहा है। तो ये हो गया आई मेट माई फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली इन द ट्रेन। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही किक्ड द प्लेयर। उसने प्लेयर को किक किया, लात मारा। इट वॉज हिज इंटेंशन टू डू सो, और ऐसा करने का उसका इरादा था। इंटेंशन का मतलब इरादा होता है। तो उसने इरादतन, इसको हिंदी में कैसे कंबाइन करेंगे कि उसने इरादतन उस प्लेयर को किक मारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटेंशन का हमें एडवर्ब बनाना होगा, तो इंटेंशनली हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ही किक्ड, उसने लात मारा। ही किक्ड द प्लेयर, उसने प्लेयर को लात मारा। अब इंटेंशनली का मतलब है इरादतन, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इंटेंशनली। ही किक्ड द प्लेयर इंटेंशनली, उसने इरादतन उस प्लेयर को लात मारा। इस तरह से यहाँ पे एडवर्ब में इसको कन्वर्ट करके कंबाइन कर सकते हैं। अब जैसे रहता है कि यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो इसको आप कैसे कंबाइन करेंगे कि यू विल सर्टेनली पास, या फिर यू विल पास सर्टेनली। इस तरह से आप कंबाइन कर सकते हैं सर्टेन का सर्टेनली करके। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। आई डिड इट विद ऑल माई हार्ट, और मैंने ऐसा पूरे दिल से किया, मैंने उसे पूरे दिल से धन्यवाद दिया। तो पूरे दिल से के लिए अगर कोई एडवर्ब यूज होता है तो क्या होता है? होल हार्टेडली या तो आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसमें एडवर्बियल फ्रेज का भी यूज कर सकते हैं, यहां से विद ऑल माई हार्ट। पहला सेंटेंस पूरा लिख देंगे आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। अब चाहे तो यहाँ पे विद ऑल माई हार्ट यही चीज इसमें ऐड कर देंगे, तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया विद ऑल माई हार्ट। या फिर अगर आप एडवर्ब इसको बनाना चाहते हैं तो ऑल माई हार्ट को जब एडवर्ब बनाएंगे तो होल हार्टेडली हो जाएगा। आई थैंक्ड हिम होल हार्टेडली,
या तो ऐसा लिखें या फिर आई थैंक्ड हिम विद ऑल माई हार्ट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप फ्रेज इन अपोजिशन और एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके कंबाइन कर सकते हैं एक सिंपल सेंटेंस में। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल इसमें है सिंपल सेंटेंस में कि जेरंड के पहले प्रेपोजिशन का यूज करके, नाउन या फिर जेरंड के पहले प्रेपोजिशन का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करना। तो क्योंकि प्रेपोजिशन तो बहुत सारे होते हैं तो इसके लिए हमें ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी देखने पड़ेंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा है कि ही सॉ द मून ही बिकेम ग्लैड। ही सॉ द मून, उसने चंद्रमा को देखा, ही बिकेम ग्लैड, वह खुश हो गया। तो भले फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा है प्रेपोजिशन का यूज़ करके इसे हमें कंबाइन करना है, लेकिन अगर ब्रैकेट में केवल सिंपल दिया रहता है कि आप इसे सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करिए, और अगर आपने इसमें प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं किया, आप सीधे इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके अगर कंबाइन कर देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं कि सीइंग द मून ही बिकेम ग्लैड, चंद्रमा को देखकर वह खुश हो गया, जैसे चंद्रमा को देखा वो खुश हो गया। तो यहाँ पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसमें प्रेपोजिशन का यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑन का यूज़ करना होगा। कोई चीज़ देखकर, सुनकर, प्राप्त करके ऐसा अगर रहता है तो ऑन सीइंग, ऑन हियरिंग या फिर ऑन रिसीविंग, इस तरह से उसको लिखा जा सकता है प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करके। तो ये क्या बन जाएगा कि ऑन सीइंग द मून, ऑन सीइंग द मून, और इसके बाद आप कॉमा लगा के लिख सकते हैं कि ही बिकेम ग्लैड, ही बिकेम ग्लैड, यानी कि चंद्रमा को देखकर वह खुश हो गया। इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं प्रेपोजिशन ऑन का यूज करके। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कि आई बॉट अ वॉच, आई पेड ₹500 फॉर इट। मैंने एक वॉच खरीदा और इसके लिए मैंने 500 रुपये पे किए। तो यहाँ पे एक प्राइस बताया गया है, यहाँ पे वॉच का प्राइस बताया गया है। तो जब भी सेंटेंस में किसी भी चीज़ की प्राइस बताई गई होगी, चाहे उतनी प्राइस में बेचा गया चाहे खरीदा गया, तो आपको करना क्या है, केवल उस प्राइस के पहले आपको फॉर का यूज़ करना है। पहला सेंटेंस पूरा आप लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे है आई बॉट अ वॉच, इसको आप पूरा लिख लेंगे। और दूसरे में जो प्राइस बताया गया केवल उसके पहले फॉर का यूज़ करके वो प्राइस लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर ₹500। तो सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि आई बॉट अ वॉच फॉर ₹500। अब ₹500 इसमें नाउन है, तो नाउन के पहले प्रेपोजिशन का यूज़ किया गया है इसमें। और यहाँ पे सीइंग क्या है, जेरंड है, यहाँ पे जेरंड के पहले प्रेपोजिशन का यूज़ किया गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जो कि ही बिहेव्ड र्यूडली विद मी, यानी कि उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। ही बिहेव्ड र्यूडली विद मी, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड, और मैं बहुत दुखी हुआ। आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड, मैं बिल्कुल दुखी हो गया। अब इसमें अगर इसको हम हिंदी में कंबाइन करते हैं तो क्या हो सकता है कि मैं उसके र्यूड बिहेवियर पर बहुत दुखी हुआ, मैं उसके र्यूड बिहेवियर पर बहुत दुखी हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड, ये वाला सेंटेंस लिखना पड़ेगा। आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड, मैं बहुत दुखी हुआ। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज को, आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड। अब उसके र्यूड बिहेवियर पर, अब रूडली यहाँ पे जो एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसको आप एक एडजेक्टिव के रूप में लिखेंगे। और इसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, डिसप्लीज्ड के साथ आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, डिसप्लीज्ड के साथ एट का यूज किया जाता है। डिसप्लीज्ड हो गया, शॉक्ड हो गया, सरप्राइज हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, तो इन सभी के साथ आप एट का यूज करते हैं। अगर डिसप्लीज्ड एट समथिंग होता है और डिसप्लीज्ड विद समवन होता है, अगर आप किसी व्यक्ति से डिसप्लीज्ड हैं, किसी व्यक्ति से दुखी हैं, तो वहाँ पे डिसप्लीज्ड के साथ आप विद का यूज़ कर सकते हैं। डिसप्लीज्ड विद यू, डिसप्लीज्ड विद हिम, ऐसा कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के किसी बिहेवियर से या फिर किसी चीज़ से अगर आप दुखी हैं तो वहाँ पे डिसप्लीज्ड एट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड एट, मैं दुखी हूँ किस पर, उसके रूड बिहेवियर पर। तो रूडली को यहाँ पे आपको रूड में चेंज करना होगा, यानी कि इसको एडवर्ब से एडजेक्टिव बनाया गया। और ये जो बिहेव, ये वर्ब है, इससे आपको एक नाउन बनाना है। तो बिहेव का नाउन क्या हो जाएगा, बिहेवियर, एट हिज रूड बिहेवियर। तो इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं कि आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड एट हिज, यहाँ पे हिज भी होना चाहिए। और यहाँ पे जो ही है, ही को का आपको पॉजिटिव केस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो एट हिज रूड बिहेवियर, इस तरह से आप इसको कंबाइन करेंगे। आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड एट हिज रूड बिहेवियर, मैं उसके अभद्र व्यवहार पर बहुत दुखी हुआ। इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये सेंटेंस जो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो था, इसमें बहुत सारे चेंजिंग हो गए हैं, लेकिन अगर आप इसको हिंदी में कंबाइन कर लेते हैं तो आपको ये समस्या नहीं आने वाली है। तो हिंदी में इसको जब कंबाइन किया गया, जैसे ये था कि ही बिहेव्ड रूडली विद मी, उसने मेरे साथ रूडली बिहेव किया, आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड, और मैं बहुत दुखी हुआ। तो यानी कि मैं उसके रूड बिहेवियर पर बहुत दुखी हुआ। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया है कि आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड एट हिज रूड बिहेवियर। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ही कुड नॉट कम, वह नहीं आ सका, ही वॉज इल, वह बीमार था। तो इसमें एक रीजन की बात हुई है। तो अगर इसको हमें सिंपल में कंबाइन करना है तो आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपल का भी यूज कर सकते हैं। सीधे लिख सकते हैं कि बीइंग इल ही कुड नॉट कम, बीमार होने के कारण वह नहीं आ सका। आप ऐसे भी इसको कंबाइन कर सकते हैं सिंपल में, बीइंग इल ही कुड नॉट कम। लेकिन अगर आप इसमें प्रेपोजिशन का यूज करना चाहते हैं तो आपको इसमें ड्यू टू का यूज करना पड़ेगा। एक रीजन, कारण बताने के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है? ड्यू टू का यूज करते हैं। यानी कि बीमारी की वजह से वह नहीं आ सका। तो बीमारी की वजह से, तो इल को हमें चेंज करना पड़ेगा इलनेस में, बीमारी की वजह से। सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज लिखेंगे, वह नहीं आ सका, जिसका कंप्लीट सेंस है ही कुड नॉट कम, वह नहीं आ सका। अब अगर इसमें प्रेपोजिशन का यूज करना चाहते हैं तो ड्यू टू का यूज करेंगे। अब क्योंकि इल तो एक एडजेक्टिव है और ड्यू टू के बाद क्या आना चाहिए, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद या तो एक नाउन आएगा या फिर जेरंड आएगा। तो यहाँ पे इल को आप नाउन में चेंज कर देंगे तो इलनेस हो जाएगा। ये हो गया ही कुड नॉट कम ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से वह नहीं आ सका। इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली इसको कंबाइन कर सकते थे कि बीइंग इल ही कुड नॉट कम। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद की, आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड, यानी कि मैं डूब गया होता, आई वुड हैव बीन ड्रोन्ड, मैं डूब गया होता। तो अगर इन दोनों को हम हिंदी में कंबाइन कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि तुम्हारी हेल्प के बिना, तुम्हारी हेल्प के बिना मैं डूब गया होता। तो यहाँ पे के बिना वाला सेंस आ रहा है, तो विदाउट योर हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज लिखेंगे जिसका कंप्लीट सेंस है मैं डूब गया होता। यहाँ पे वुड हैव का यूज किया गया है, यानी कि हो गया होता, मैं डूब गया होता। सबसे पहले लिखेंगे कि आई वुड हैव ड्रोन्ड। अब तो यू हेल्प्ड मी, इसमें आपको विदाउट का यूज करना होगा, यानी तुम्हारी हेल्प के बिना। तो यहाँ पे आप विदाउट का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो विदाउट के साथ इसको योर कर देंगे, विदाउट योर हेल्प। और हेल्प यहाँ पे जो वर्ब था इसको एज ए नाउन यूज किया गया है। ये हो गया आई वुड हैव ड्रोन्ड विदाउट योर हेल्प, तुम्हारी हेल्प के बिना मैं डूब गया होता। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम इसको हिंदी में कंबाइन कर लेते हैं तो ये काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही मेड हिज बेस्ट एफर्ट, उसने अपना पूरा प्रयास किया। ही मेड हिज बेस्ट एफर्ट, उसने अपना पूरा प्रयास किया। ही कुड नॉट पास BA, वह BA पास नहीं हो सका। तो इसने पूरा प्रयास किया फिर भी वो BA पास नहीं हो सका, तो इसमें कंट्रास्ट शो हो रहा है। अब उसने जब पूरा प्रयास किया तो उसे तो टॉप कर देना था, लेकिन पूरा प्रयास करने के बावजूद भी वो BA पास नहीं कर सका। यहीं पे आपको इसका आंसर मिल गया कि पूरे प्रयास करने के बावजूद भी, यहाँ पे के बावजूद यानी कि इन स्पाइट ऑफ का यूज करना होगा। तो जब भी सिंपल सेंटेंस हमें बनाना हो और दोनों सेंटेंस में कंट्रास्ट शो हो रहा है, दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फिर भी वो पास नहीं हो सका, तो ये एक दूसरे के में कंट्रास्ट शो हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें सिंपल में उसको कंबाइन करना है तो आपको इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करना होगा, और इन स्पाइट ऑफ का यूज़ सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ आपको सबसे पहले लिखना होगा। ये हो गया इन स्पाइट ऑफ, और इसके बाद क्योंकि ये एक प्रेपोजिशन है तो इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा, अगर कोई वर्ब आता है तो ING फॉर्म में आएगा, जेरेंड फॉर्म में आएगा। और अगर इसको हम एक नाउन की तरह यूज कर देते हैं तो इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट ऐसा लिख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट। तो यहाँ पे हिज बेस्ट एफर्ट क्या हो गया, एक नाउन की तरह यूज हो गया। लेकिन अगर आप इसमें एक जेरेंड का यूज करना चाहते तो इन स्पाइट ऑफ मेकिंग हिज बेस्ट एफर्ट ऐसा पूरा लिखना पड़ता। तो इससे अच्छा है आप यहाँ पे लिख दें इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट, अपने बेस्ट एफर्ट के बावजूद भी। अब दूसरा सेंटेंस वैसे लिख लेंगे, ही कुड नॉट पास BA।
तो इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट ही कुड नॉट पास बीए। इस तरह से जब कंट्रास्ट शो होगा दोनों सेंटेंस में और उसे सिंपल बनाना होगा तो आपको इन स्पाइट ऑफ का यूज करना है। इन स्पाइट ऑफ के बाद या तो एक नाउन आ सकता है या फिर अगर वर्ब आएगा तो जेरेंड फॉर्म में आएगा, आईएनजी फॉर्म में। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है कि ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया। ही ऑल्सो हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद भी की। तो सलाह देने के अलावा उसने मेरी मदद भी की, सलाह देने के अलावा उसने मेरी मदद भी की। तो इसमें के अलावा आ गया है जिसके लिए बिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। तो बिसाइड्स भी सेंटेंस में आप सबसे पहले यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि बिसाइड्स, और इसके बाद देखिए गेव यहाँ पे वर्ब है तो जेरेंड फॉर्म में आएगा, यहाँ पे गिविंग हो जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जो अगर कोई वर्ब आएगा तो हमेशा जेरेंड फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे गिव का गिविंग हो जाएगा, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी, यहाँ पे कॉमा लगा के लिख सकते हैं ही हेल्प्ड मी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम प्रेपोजिशन का यूज़ करके सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके और डिटेल अगर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। वैसे इतना आपके लिए पर्याप्त है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन फंस जाएगा, यानी कि इसी में से पूछा जाता है अक्सर। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम इसके नेक्स्ट रूल के भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस में केवल 2 रूल और इसमें बचे हुए हैं। एक तो है नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज़ करके और दूसरा है एंड का यूज़ करके, और ये दोनों ही सबसे आसान रूल हैं सिंपल सेंटेंस के। देखिए फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल हमारा है कि सम बुक्स आर गुड, कुछ किताबें अच्छी होती हैं। दे आर आवर बेस्ट कंपेनियन, वे हमारी सबसे अच्छी साथी होती हैं। कुछ किताबें अच्छी होती हैं, वे हमारी सबसे अच्छी साथी होती हैं, यानी कि अच्छी किताबें हमारी सबसे अच्छी साथी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको केवल बुक्स के पहले ये एडजेक्टिव रख देना है। तो क्या हो जाएगा, गुड बुक्स आर आवर बेस्ट कंपेनियन, गुड बुक्स आर आवर बेस्ट कंपेनियन। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही ईजिली कंबाइन कर सकते हैं। गुड बुक्स आर आवर बेस्ट कंपेनियन, इस तरह से कंबाइन कर देंगे सिंपल सेंटेंस में। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय, प्रिंसिपल ने एक लड़के पर जुर्माना लगाया। द बॉय वॉज नॉटी, और वो लड़का नॉटी था, शरारती था। तो इसमें जो हमारा मेन सेंटेंस है वो यही है कि प्रिंसिपल ने एक लड़के पर जुर्माना लगाया, और इसमें उस लड़के के बारे में बताया गया कि वो कैसा था, नॉटी था। तो नॉटी यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो आप क्या करेंगे, जो हमारा मेन सेंटेंस है उसमें जो नाउन आया हुआ है उसके ठीक पहले केवल इस एडजेक्टिव को लाके रख देना है, यानी कि प्रिंसिपल ने एक नॉटी लड़के पर फाइन लगाया। तो इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं कि द प्रिंसिपल फाइंड जो बॉय यहाँ पे नाउन है इसके पहले ये एडजेक्टिव आ जाएगा, अ नॉटी बॉय। ये हो गया द प्रिंसिपल फाइंड अ नॉटी बॉय, प्रिंसिपल ने एक शरारती लड़के पर फाइन लगाया। नेक्स्ट यहाँ पे है अ टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड अ हॉर्स, द हॉर्स वॉज ब्लैक। यहाँ पे 3 सेंटेंस आए हुए हैं। एक टाइगर भूखा था, तो टाइगर कैसा था, भूखा था, यानी कि टाइगर के लिए कौन सा एडजेक्टिव आया है इसमें, हंग्री आया हुआ है। ही किल्ड अ हॉर्स, उसने एक हॉर्स को मार दिया, द हॉर्स वॉज ब्लैक, हॉर्स कैसा था, काला था। तो यहाँ पे ब्लैक भी एक एडजेक्टिव है जो किसके लिए आया, हॉर्स के लिए आया। तो आप इसको कंबाइन कैसे कर सकते हैं कि भूखे टाइगर ने एक काले हॉर्स को मार दिया, इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा अ हंग्री टाइगर, टाइगर के लिए आया है हंग्री, तो अ हंग्री, जिस नाउन के लिए जो एडजेक्टिव है उस नाउन के ठीक पहले उस एडजेक्टिव को रख देना है केवल। ये हो गया अ हंग्री टाइगर किल्ड, मार दिया, और किसे, अ ब्लैक हॉर्स, हॉर्स के लिए आया हुआ था ब्लैक, तो हो जाएगा अ ब्लैक हॉर्स। तो ये 3 सेंटेंस था, लेकिन देखिए ये कितने इजीली इसको हमने कंबाइन कर दिया। तो ये इसमें 3 सेंटेंस आए हुए थे, लेकिन फिर भी देखिए कितने आसानी से कंबाइन हो गया। अ हंग्री टाइगर किल्ड अ ब्लैक हॉर्स, एक भूखे टाइगर ने एक ब्लैक हॉर्स को मार दिया, इस तरह से कंबाइन कर देंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है कि आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स,
इसके बाद देखिए इसमें एंड का यूज़ करने के लिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एंड का यूज़ करके कंबाइन करने के लिए सिंपल सेंटेंस में, और एंड का यूज़ होता है कंपाउंड सेंटेंस में भी, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है फ्रेंड्स। कंपाउंड सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब होने चाहिए, कंपाउंड सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब होने चाहिए, और सिंपल में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो यानी कि इसमें दो सब्जेक्ट को हम एंड से ऐड कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन दो वर्ब को ऐड नहीं कर सकते एंड का यूज करके सिंपल सेंटेंस में। और कंपाउंड में हम दो वर्ब को भी एंड का यूज करके कंबाइन कर सकते हैं। अब देखिए, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स, मैं कुछ मिठाइयाँ खरीदने मार्केट गया। आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम फ्रूट्स ऑल्सो, और मैं कुछ फल खरीदने भी मार्केट गया। तो यहाँ पे आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम, यहाँ तक तो कॉमन है दोनों में। आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम, यहाँ तक कॉमन है। तो सबसे पहले हम इसको एक ही बार में लिखेंगे, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स, पहला वाला सेंटेंस हमने लिख दिया पूरा। आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स। अब यहाँ पे आप सीधे एंड का यूज करके एंड सम फ्रूट्स लिख सकते हैं, एंड सम फ्रूट्स। तो एंड का यूज करके इसके दोनों यहाँ पे सम स्वीट्स और सम फ्रूट्स को ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स एंड सम फ्रूट्स, यानी कि मैं कुछ मिठाइयाँ और कुछ फल खरीदने के लिए बाजार गया। इसमें देखिए दो दो वर्ब आए हुए हैं, एक है वांट और दूसरा है परचेज, लेकिन परचेज के पहले यहाँ पे टू लगा है, यानी कि ये इन्फिनिटिव फॉर्म में है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसमें फाइनाइट वर्ब केवल एक ही है जो कि है वेंट, तो इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल हमारा है सिंपल का कि ही रेज्ड हिज गन, उसने अपनी बंदूक उठाई। ही टुक एम, उसने निशाना लगाया। ही शॉट द टाइगर, और उसने टाइगर को शूट कर दिया। तो इस तरह से इसमें देखिए तीन तीन सेंटेंस आए हुए हैं, और यहाँ पे देखिए गन उठाते ही उसने निशाना लगाया, तुरंत ही शूट कर दिया, ये तीनों प्रोसेस तुरंत होगा। तो यहाँ पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा रेज, जो पहला वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा रेजिंग हिज गन, रेजिंग हिज गन। अब देखिए इसमें अगर हम टेक को भी, जो टुक आया हुआ है, इसको भी हमें पार्टिसिपल में चेंज करना होगा, क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए जो कि शॉर्ट है। तो यहाँ पे हम एंड का यूज करके इसको जोड़ सकते हैं कि रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, और इसके बाद आप कॉमा लगा के ये सेंटेंस लिख सकते हैं, ही शॉट द टाइगर, यानी कि बंदूक उठाकर और निशाना लगाकर उसने टाइगर को शूट कर दिया। तो इस तरह से आप एंड का यूज़ कर सकते हैं, और नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज़ करके सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सिंपल सेंटेंस अब कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कुल 3 रूल्स होते हैं, जो कि एक नाउन क्लॉज का यूज़ करके, एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करके और एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नाउन क्लॉज के कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। और फ्रेंड्स नाउन क्लॉज होता क्या है, जब पूरा एक क्लॉज तो आपको पता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है उसको हम क्लॉज कहते हैं। शब्दों का एक समूह जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो उसको क्लॉज कहा जाता है। तो जब एक क्लॉज एक नाउन की तरह सेंटेंस में यूज होता है तो उसको नाउन क्लॉज कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें नाउन क्लॉज का यूज़ करके इसे कंबाइन करना है। और नाउन क्लॉज हम पता कैसे करते हैं, नाउन क्लॉज पता करने के लिए आप व्हाट यानी कि क्या लगा के जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा का पूरा नाउन क्लॉज मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इसका जो यूज़ है ये डिफरेंट टाइप से किया जाता है। और नाउन क्लॉज में हम कंजंक्शन कौन कौन सा यूज़ करते हैं, हम दैट का यूज़ करते हैं, इफ़ का यूज़ करते हैं और सभी क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। दैट, इफ़ और सभी क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग करने आता है तो जो हम कंजंक्शन का बीच में यूज़ करते हैं, नरेशन में भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम वहाँ भी सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को कंबाइन किया जाता है नरेशन में। तो हम कहीं पे दैट का यूज़ करते हैं, कहीं इफ़ का यूज़ करते हैं, कहीं पे इन्फिनिटिव का यूज़ कर देते हैं। तो इस तरह से उसमें कंजंक्शन का भी यूज़ हम करते हैं। और कहीं कहीं पे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सब कंजंक्शन का वहाँ पे काम करते हैं।
तो सेम उसी तरह से इसमें हमें इसको कंबाइन करना है। देखते हैं, पहला सेंटेंस हमारा है कि यू विल गेट गुड मार्क्स, तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इट इज सर्टेन, या निश्चित है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर दूसरा वाला जो सेंटेंस हमें दिया गया है वो इट से, दिस से या दैट से स्टार्ट होता है, इट, दिस या दैट से स्टार्ट होता है, और ब्रैकेट में दिया गया है कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दैट का यूज कर देना है। अगर दूसरा वाला सब्जेक्ट इट, दिस या दैट से स्टार्ट है तो सबसे पहले आप दैट का यूज कर देंगे, फिर पहला सेंटेंस पूरा लिख लेंगे। जैसे हो गया दैट यू विल गेट गुड मार्क्स, ये पहला सेंटेंस पूरा का पूरा लिख लिए दैट का यूज सबसे पहले करके। अब दूसरे सेंटेंस में क्या करेंगे, जो इसमें सब्जेक्ट है इसको हटा देंगे और इसके बाद वर्ब से लिखेंगे, हो जाएगा इज सर्टेन। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बन गया कि दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इज सर्टेन। अब यहाँ पे इज हमारा वर्ब है और इसके लिए ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा क्लॉज क्या काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और नाउन क्लॉज पता कैसे चलेगा, क्या लगा के क्वेश्चन करने पर, क्या निश्चित है, क्या निश्चित है। पूरा आंसर क्या मिला कि तुम अच्छे अंक प्राप्त करोगे, निश्चित है। तो कि तुम अच्छे अंक प्राप्त करोगे, ये पूरा नाउन क्लॉज हो गया और ये इज के लिए एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इस नाउन क्लॉज का यूज किया गया है सब्जेक्ट टू अ वर्ब के लिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी कि ईश्वर सर्वव्यापी है। एवरी रिलीजन टीचर्स अस, यानी कि सभी धर्म हमें यह सिखाते, हमें बताते हैं। तो सभी धर्म हमें यह बताते हैं, क्या बताते हैं, कि गॉड ओमनी प्रेजेंट है, कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ये सभी धर्म हमें बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा सेंटेंस हमारा जो है वो इट, दिस या दैट से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम जो प्रिंसिपल क्लॉज है जिसका कंप्लीट सेंस है उसको हम लिखेंगे। तो इसमें कंप्लीट सेंस वाला पार्ट कौन सा है, कि सभी धर्म हमें सिखाते हैं, तो ये हो जाएगा एवरी रिलीजन, इसको हम पहले लिखेंगे, एवरी रिलीजन टीचर्स अस, ये वाला पोर्शन पहले आएगा, एवरी रिलीजन टीचर्स अस। अब क्या सिखाते हैं, कि गॉड ओमनी प्रेजेंट है। अब ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में दैट का यूज करेंगे। अगर इसके बाद वाला सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो कंजंक्शन के रूप में दैट का यूज किया जाएगा। अगर इसके बाद वाला जो हमारा सेंटेंस है वो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव यानी कि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो दैट के जगह पे इफ का यूज किया जाएगा। और अगर जो हमारा दूसरा वाला सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो वही क्वेश्चन वर्ड ही वहाँ पे कंजंक्शन का काम करेगा, जिस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। और नरेशन में जैसे हम इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर देते हैं, वैसे यहाँ भी इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना होता है जब आप इफ़ या क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अगर आपको नरेशन पता होगा तो यहाँ पे देखिए दैट के बाद क्या हो जाएगा, दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया कि एवरी रिलीजन टीचर्स अस, सभी धर्म हमें यह सिखाते हैं दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, कि भगवान सर्वव्यापी है। तो सभी धर्म हमें क्या बताते हैं, कि गॉड सर्वव्यापी है, ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये जो पूरा क्लॉज है दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, आई वॉन्ट टू नो द रीजन। दो लड़कों ने, दो विद्यार्थियों ने झगड़ा किया, आई वॉन्ट टू नो द रीजन, मैं उसका कारण जानना चाहता हूँ। तो जब भी रीज़न की बात यहाँ पे होगी, जब भी रीज़न की बात होगी तो आपको उसमें वाई का यूज़ करना है कंजंक्शन के रूप में। रीज़न की बात होने पर कंजंक्शन के रूप में वाई का यूज़ करना है। पहले आप अगर इसको हिंदी में कंबाइन करें तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, क्या, कि दोनों लड़कों ने, दोनों विद्यार्थियों ने झगड़ा क्यों किया। मैं जानना चाहता हूं कि दोनों विद्यार्थियों ने झगड़ा क्यों किया, ये चीज़ हमें लिखना है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, यानी कि आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो। अगर हम चाहें तो इसमें द रीजन को भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे द रीजन लिखते हैं और उसके बाद ये वाला अगर पोर्शन लिखेंगे तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। और केवल अगर हम नो तक लिखते हैं, द रीजन को नहीं लिखते हैं, तो वो नाउन क्लॉज होगा। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, क्या, कि दोनों लड़कों ने झगड़ा क्यों किया। तो यहाँ पे आप क्यों के लिए वाई का यूज़ कर देंगे। वाई के बाद ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे, द टू स्टूडेंट्स, वाई द टू स्टूडेंट्स quarreled,
इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड। अब इसमें से द रीज़न को हटा दिया गया है। अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते थे, आई वॉन्ट टू नो द रीज़न वाई द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड। तब भी ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होता, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनता, लेकिन तब उसको एडजेक्टिव क्लॉज माना जाता, क्योंकि मैं वो रीज़न जानना चाहता हूँ। कौन सा रीज़न? तो रीज़न क्या है? एक नाउन है, और उस रीज़न के बारे में ये बताता। तो एक नाउन के बारे में अगर कुछ बता रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है ये। नेक्स्ट है मिस्टर सिंह सेड समथिंग। मिस्टर सिंह ने कुछ कहा था। आई डू नॉट एग्री टू इट। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मिस्टर सिंह ने कुछ कहा था, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। तो यानी कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ जो मिस्टर सिंह ने कहा था, जो मिस्टर सिंह ने कहा था। तो आई डू नॉट एग्री, ये वाला पोर्शन पहले आएगा। मैं सहमत नहीं हूँ। आई डू नॉट एग्री, आई डू नॉट एग्री टू। अब किससे सहमत नहीं हूं? जो मिस्टर सिंह ने कहा था। तो जो के लिए यहाँ पे जब भी समथिंग आएगा, कोई बात की बात होगी, तो वहाँ पे आपको व्हाट का यूज़ करना होगा। टू व्हाट, यानी कि जो बात मिस्टर सिंह ने कहा था मैं उससे सहमत नहीं हूँ। तो इसमें बात की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप व्हाट का यूज़ करेंगे। आई डू नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर सिंह सेड, जो मिस्टर सिंह ने कहा था। तो इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। ये हो गया आई डू नॉट एग्री टू वॉट मिस्टर सिंह सेड। अब यहाँ पे वॉट मिस्टर सिंह सेड, ये जो हमारा है ये नाउन क्लॉज है, और ये किसके बाद आया? प्रेपोजिशन टू के बाद आया हुआ है। तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है नाउन क्लॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राम हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। राम एग्जाम में फेल हो गया। द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, और उसका कारण क्या है? उसकी लापरवाही। उसका कारण उसकी लापरवाही है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे कंबाइन करेंगे कि द रीजन ऑफ राम्स फेलियर, राम के फेल होने का कारण, राम के फेल होने का कारण यह है कि वह लापरवाह है। राम के फेल होने का कारण है कि वह लापरवाह है। तो यहाँ पे आप इसको कंबाइन कर सकते हैं कि द रीजन को आप पहले लिखेंगे, द रीजन ऑफ राम्स फेलियर, द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इज दैट, यह है कि वह लापरवाह है। तो वह लापरवाह है, ही इज केयरलेस। केयरलेसनेस था तो यहाँ पे केवल केयरलेस हो जाएगा। तो द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इज दैट, राम के फेल होने का कारण है कि ही इज केयरलेस, वह लापरवाह है। अब अगर हम केवल इज तक लिखते हैं, द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इज, तो इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकला है। तो दैट ही इज केयरलेस यहाँ पे किसका काम कर रहा है? इज, जो हमारा लिंकिंग वर्ब है, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे दैट ही इज केयरलेस, ये पूरा नाउन क्लॉज एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, गांधी जी वॉज शॉट डेड, यानी गांधी जी को गोली मार दी गई, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, या खबर पूरे देश में फैल गई। लाइक अ वाइल्ड फायर, यानी कि जंगल के आग की तरह, या खबर जंगल के आग की तरह पूरे देश में फैल गई। तो कौन सी खबर? तो यहाँ पे आप लिखेंगे द न्यूज़, या खबर। क्या खबर? दैट, द न्यूज़ दैट, यहाँ पे आप कॉमा लगा देंगे। द न्यूज़ के बाद आपको कॉमा लगाना होगा। द न्यूज़ दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड, शॉट डेड। द न्यूज़ दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड। अब यहाँ भी आपको कॉमा लगाना होगा, क्योंकि ये क्या है? ये केस इन अपोजिशन का रूल है। इसमें पूरे क्लॉज को अपोजिशन की तरह यूज़ किया गया है। द न्यूज़ के बाद कॉमा, दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड, फिर कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद जो दूसरा वाला सेंटेंस है इसमें से सब्जेक्ट को हटाएंगे, हो जाएगा स्प्रेड, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर, लाइक अ वाइल्ड फायर। अब देखिए ये केस इन अपोजिशन, ये सिंपल सेंटेंस में भी रूल आया हुआ था, लेकिन उसमें यहाँ पे कॉमा के अंदर एक क्लॉज नहीं होता था, उसमें एक फ्रेज होता था, और यहाँ पे एक क्लॉज है पूरा। दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड, इसमें वॉज क्या है? एक फाइनाइट वर्ब है, तो ये पूरा एक क्लॉज है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इतने तरीके से नाउन क्लॉज का यूज सेंटेंस में कर सकते हैं। अभी हम इसके कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे और उसे एडजेक्टिव क्लॉज से कंपेयर भी करके देखेंगे कि नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में डिफरेंस क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि समवन स्टोल माय वॉच, किसी ने मेरी वॉच चुरा ली। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता।
किसी ने मेरी वॉच चुरा ली, मैं उसे नहीं जानता। दोनों को कंबाइन करिए हिंदी में, तो मैं नहीं जानता कि किसने मेरी वॉच चुराई। मैं नहीं जानता कि किसने मेरी वॉच चुराई। तो सबसे पहले इसका जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जिसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, मैं नहीं जानता, इसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा आई डू नॉट नो। मैं नहीं जानता क्या, कि किसने मेरी वॉच चुराई। तो यहाँ पे आपको किसने के लिए हु का यूज़ करना होगा, क्योंकि इसमें एक पर्सन की बात हो रही है। तो आई डू नॉट नो हु, और इसमें से इस सब्जेक्ट को हटा देंगे क्योंकि हु हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई डू नॉट नो हु, मैं नहीं जानता कि किसने स्टोल माई पर्स माई वॉच, किसने मेरी घड़ी चुराई। स्टोल माई वॉच। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया कि आई डू नॉट नो ही स्टोल हु स्टोल माई वॉच। तो इसमें देखिए, मैं नहीं जानता क्या, क्या नहीं जानता, हु स्टोल माई वॉच, ये यहाँ पे एक नाउन क्लॉज के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विल ही कम, आई डू नॉट नो, क्या वह आएगा, मैं नहीं जानता। दोनों को हिंदी में कंबाइन करिए, मैं नहीं जानता कि क्या वह आएगा। तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं जानता कि क्या वह आएगा। तो सबसे पहले मैं नहीं जानता, यानी कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। अब इसके बाद वाला देखिए, इसके बाद वाला जो सेंटेंस हमें लिखना है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में क्या आना चाहिए, इफ़ आना चाहिए। आई डू नॉट नो इफ़, और इफ़ का यूज़ जब हम करते हैं नरेशन में, यानी कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग करने के लिए इफ़ का यूज़ करते हैं एज अ कनेक्टिव वर्ड, तो इसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको असर्टिव के रूल से लिखते हैं। तो इफ़ के बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, इफ़ ही विल कम। और इसका टेंस चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ टेंस इसका चेंज, क्योंकि इसके पहले वाला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट में है। तो अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो दूसरे क्लॉज के टेंस में चेंजिंग नहीं करते हैं। तो ये बन गया आई डू नॉट नो इफ़ ही विल कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, मेरे पापा दिल्ली से आएंगे। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता हूँ, मैं वह समय नहीं जानता हूँ। तो या तो आप ऐसे बना सकते हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरे पापा दिल्ली से कब आएंगे, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं कि मैं वह समय नहीं जानता जब मेरे पापा दिल्ली से आएंगे। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, कि मेरे पापा दिल्ली से कब आएंगे। तो की से स्टार्ट हुआ पूरा ये क्लॉज, नाउन क्लॉज हो गया। अगर इसमें हम टाइम को भी लिख देते हैं, मैं वह समय नहीं जानता, तो वहाँ पे व्हेन का मतलब जब हो गया, जब मेरे पापा दिल्ली से आएंगे। तो इसमें नाउन क्लॉज का भी यूज़ कर सकते हैं और एडजेक्टिव क्लॉज का भी। अगर आपको एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ करना है तो इसमें पूरा टाइम भी लिखेंगे। ये सबसे पहले आ जाएगा आई डू नॉट नो द टाइम, ये वाला पहले सेंटेंस हम लिखेंगे आई डू नॉट नो द टाइम। और इसके बाद देखिए इसमें टाइम की बात हो रही है तो कंजंक्शन के रूप में क्या आना चाहिए, व्हेन आना चाहिए। टाइम की बात हो रही है तो कंजंक्शन के रूप में हम व्हेन का यूज़ करेंगे। उसके बाद पूरा सेंटेंस आएगा माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं कि आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर आई डू नॉट नो व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। अगर आप द टाइम को नहीं लिखेंगे तो नाउन क्लॉज माना जाएगा। अब क्योंकि व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, कौन सा समय मैं नहीं जानता कि जब मेरे पापा दिल्ली से आएंगे, तो इसमें टाइम के बारे में ये बता रहा है, और टाइम क्या है, एक नाउन है। तो नाउन के बारे में कोई क्लॉज अगर कुछ बताता है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। अब देखिए नेक्स्ट है आई बॉट अ पेन अ फ्यू डेज बैक, कुछ दिन पहले मैंने एक कलम खरीदा था। आई हैव लॉस्ट इट, और मैं उसे खो चुका हूँ, वो खो गई है। तो सबसे पहले मैंने खो दिया है, आई हैव लॉस्ट, ये बनाएंगे कि मैं वह कलम खो चुका हूँ जो मैंने कुछ दिन पहले खरीदा था। तो आई हैव लॉस्ट द पेन, आई हैव लॉस्ट द पेन। अब जो मैंने कुछ दिन पहले खरीदा था, जो के लिए यहाँ पे विच आएगा क्योंकि पेन एक वस्तु है। जब भी किसी वस्तु की बात होगी या छोटे जीव की बात होगी तो हु के जगह पे विच का यूज आपको करना होगा। तो आई हैव लॉस्ट द पेन विच, और इसके बाद लिखना होगा आई बॉट अ फ्यू डेज बैक। यहाँ पे अ पेन को हटा दिया जाएगा, विच आई बॉट अ फ्यू डेज बैक।
तो ये सेंटेंस हमारा बन गया कि आई हैव लॉस्ट द पेन विच आई बॉट अ फ्यू डेज बैक। नेक्स्ट देखिए, दिस इज पोरबंदर, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न हियर। दिस इज पोरबंदर, या पोरबंदर है और महात्मा गांधी यहाँ पैदा हुए थे। तो इसको कंबाइन करिए हिंदी में, यह पोरबंदर है जहाँ महात्मा गांधी पैदा हुए थे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज पोरबंदर, दिस इज पोरबंदर, जहां के लिए आ जाएगा वेयर महात्मा गांधी पैदा हुए थे, वॉज बॉर्न, और इसमें से हियर हट जाएगा क्योंकि इसमें जहां आ गया। दिस इज पोरबंदर, या पोरबंदर है जहां महात्मा गांधी पैदा हुए थे। इस तरह से कंबाइन कर दिए। नेक्स्ट है सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज। कुछ लोग कुछ महान कारण की वजह से मरते हैं, महान काम के लिए मरते हैं। दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, और उनकी सभी के द्वारा इज्जत की जाती है, सम्मान किया जाता है, सभी के द्वारा उनका सम्मान किया जाता है। तो इसको आप हिंदी में कंबाइन करिए कि वे लोग जो किसी नोबल कॉज के लिए मरते हैं, वे लोग जो किसी नोबल कॉज के लिए मरते हैं, सभी के द्वारा उनका सम्मान किया जाता है। तो वे लोग के लिए यहाँ पे सम पीपल है तो हो जाएगा द पीपल। सम पीपल के जगह पे आपको लिखना होगा द पीपल, वे लोग, जो के लिए यहाँ पे हु हो जाएगा द पीपल हु डाई, वे लोग जो मरते हैं फॉर सम नोबल कॉज, फॉर सम नोबल का मतलब श्रेष्ठ होता है, फॉर सम नोबल कॉज, यानी कि वे लोग जो कोई श्रेष्ठ कार्य के लिए मरते हैं, आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। अब इस दे को हटा देंगे, हो जाएगा आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। द पीपल हु डाई फॉर सम नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, वे लोग जो किसी नोबल कॉज के लिए मरते हैं, सभी के द्वारा उनका सम्मान किया जाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि अ मैन केम टू मी, एक व्यक्ति मेरे पास आया, यस्टरडे कल, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। एक व्यक्ति कल मेरे पास आया, वह अंधा था, तो वह के जगह पे जो कर दीजिए, एक व्यक्ति कल मेरे पास आया जो अंधा था, तो क्या हो जाएगा, अ मैन केम टू मी यस्टरडे, अ मैन केम टू मी यस्टरडे हु वॉज ब्लाइंड, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं कि द मैन हु केम टू मी यस्टरडे वॉज ब्लाइंड, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं और यही बेटर रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे अ मैन जो दिया गया है इसको द मैन कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा द मैन। अब जो कल मेरे पास आया था, द मैन हु केम टू मी यस्टरडे वॉज ब्लाइंड, अंधा था। वह व्यक्ति जो कल मेरे पास आया था अंधा था। इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैन के बारे में बता रहा है, हु केम टू मी यस्टरडे, ये क्लॉज जो है उस मैन के बारे में बता रहा है, और मैन एक नाउन है। नाउन के बारे में जो वर्ड्स या फ्रेजेस हमें कुछ बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ये जो क्लॉज है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है मैन के लिए, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। और एडजेक्टिव क्लॉज की पहचान आप कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो हम कंजंक्शन यूज करते हैं वो नाउन के ठीक बाद आते हैं, नाउन के ठीक बाद आते हैं। मैन हु, और यहाँ पे देखिए पीपल हु, और यहाँ पे पोरबंदर वेयर, पोरबंदर के बाद तुरंत आ गया वेयर, और यहाँ पे देखिए पेन के तुरंत बाद कंजंक्शन आया विच, और इसमें देखिए टाइम के तुरंत बाद कंजंक्शन आया व्हेन। तो एडजेक्टिव क्लॉज में जो हमारा नाउन है उसके ठीक बाद हमें कंजंक्शन का यूज़ करना होता है, जबकि नाउन क्लॉज में ऐसा नहीं होता है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं एडवर्ब क्लॉज के। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे हमने एडवर्ब क्लॉज के कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमारा है कि आई एम क्वाइट टायर्ड, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, मैं बिल्कुल थक गया हूँ, मैं और अधिक काम नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक रीज़न की बात हुई है, मैं और अधिक काम क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल थक गया हूँ। इसमें एक रीज़न की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स अगर इसको हमें सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना होता तो हम इसमें बीइंग का यूज़ कर देते, बीइंग क्वाइट टायर्ड आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। और अगर इसको हमें कंपाउंड बनाना होता तो इसमें आप सो का यूज़ कर सकते थे कि आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं बिल्कुल थक गया हूँ इसलिए मैं और अधिक काम नहीं कर सकता। तो अगर हमें कंपाउंड बनाना होता तो उसमें सो का यूज़ कर सकते थे।
और फ्रेंड्स अगर इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, रीजन का बोध होने पर अगर हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो वहाँ पे आपको बिकॉज का यूज़ करना होगा, तभी एक क्लॉज हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज बन पाएगा। तो क्या करेंगे, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, मैं और अधिक काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं बिल्कुल थक गया हूँ। तो ये वाला हमें सेंटेंस पहले लिखना होगा, ये हो जाएगा आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। अब क्योंकि, बिकॉज आई एम क्वाइट टायर्ड, बिकॉज आई एम क्वाइट टायर्ड। तो आपको याद रखना है कि अगर रीजन की बात हो रही है और उसे हमें सिंपल बनाना है तो आप बीइंग का यूज कर सकते हैं अगर दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो, और अगर रीजन की बात हो रही है, दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट है और सिंपल ही बनाना है तो आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे पहले सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगा के। और अगर इसको हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसमें रीजन के लिए आपको बिकॉज का यूज करना होगा, और अगर कंपाउंड बनाना है तो वहां पे सो का यूज करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है कि वॉच माय वीडियोस, मेरे वीडियोस देखो, वॉच माय वीडियोस यू विल पास योर एग्जामिनेशन, और तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। तो यहाँ पे देखिए अगर इसमें हम इफ का यूज कर देते हैं तो सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा कि यदि तुम मेरे वीडियोस देखोगे तो तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ यू वॉच, यहाँ पे आप इफ का यूज कर सकते हैं, इफ यू वॉच माय वीडियोज, इफ यू वॉच माय वीडियोज। अब यहाँ पे आप कॉमा लगा के लिख सकते हैं कि यू विल पास योर एग्जामिनेशन। तो इसमें एक शर्त की बात हुई थी, इसमें कंडीशन की बात हुई थी, तो यहाँ पे इफ का यूज किया गया है कि यदि तुम मेरे वीडियोस देखोगे तो एग्जाम में पास हो जाओगे। तो यहाँ पे इफ का यूज किया गया, इफ यू वॉच माय वीडियोस यू विल पास योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, आई वॉज राइटिंग एन एस्से, मैं एक एस्से लिख रहा था। यानी कि वह मेरे पास आया जब मैं एक एस्से लिख रहा था, या फिर जब वह मेरे पास आया तो मैं एक एस्से लिख रहा था। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें व्हेन का यूज़ किया जा सकता है। तो आप चाहें तो इसमें व्हेन का यूज़ सबसे पहले भी कर सकते हैं, व्हेन ही केम टू मी, जब वह मेरे पास आया, कॉमा लगा देंगे, आई वॉज राइटिंग एन एस्से। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें एक टाइम की बात हुई थी, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, आई वॉज राइटिंग एन एस्से, यानी कि मैं उस समय क्या कर रहा था, एक एस्से लिख रहा था। इसमें समय की बात हुई है इसलिए कंजंक्शन व्हेन का यूज़ किया गया, व्हेन ही केम टू मी आई वॉज राइटिंग एन एस्से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही वर्कड हार्ड, ही वॉन्टेड टू गेट फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जाम, उसने कठिन परिश्रम किया और वह एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करना चाहता था। अब इसको देखिए, यहाँ पे एक उद्देश्य बताया गया, पर्पस बताया गया है, और जब भी उद्देश्य बताया जाए और उसे हमें सिंपल बनाना हो तो आप सीधे इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको सिंपल बनाना होता तो आप बना देते कि ही वर्कड हार्ड टू गेट फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जाम, इस तरह से सिंपल बन जाता। लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है और इसमें एक पर्पस यानी उद्देश्य की बात हो रही है तो आपको इसमें सो दैट का यूज़ करना होगा, वो भी एक साथ, ताकि। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वह कठिन परिश्रम करता था ताकि वह फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर सके, इस तरह से। तो ये हो जाएगा ही वर्कड हार्ड, तो इसमें सो दैट का यूज हमें करना होगा ताकि के लिए, वो भी एक साथ, ही वर्कड हार्ड सो दैट। अब सो दैट के तुरंत बाद फिर से हम वही सब्जेक्ट लिखते हैं, सो दैट का जब यूज करेंगे तो फिर से पहला सब्जेक्ट यहाँ पे ही हो जाएगा। अब इसके बाद आपको मे या माइट का यूज करना होगा। यहाँ पे क्या आया है इससे कोई मतलब नहीं, सो दैट के बाद वाला जो क्लॉज है उसमें मे या माइट होना चाहिए, और मे होगा या माइट होगा ये इसके पहले क्लॉज पर डिपेंड करता है कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो वर्कड यहाँ पे पास्ट में है तो यहाँ पे मे नहीं बल्कि माइट का यूज़ करेंगे। अगर ये प्रेजेंट में होता तो मे का यूज़ किया जाता। तो ये हो गया ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट, माइट के बाद सीधे वर्ब लिखेंगे, गेट फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जाम। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वॉक केयरफुली यू मे फॉल डाउन, वॉक केयरफुली संभल कर चलो, यू मे फॉल डाउन तुम गिर सकते हो। अब यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन बीच में आ सकता है, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ।
संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। यहाँ पे आप और या अदरवाइज का भी यूज कर सकते हैं, संभल कर चलो अन्यथा तुम गिर सकते हो। यहाँ पे और या अदरवाइज भी लगा सकते हैं, लेकिन तब ये सेंटेंस हमारा बनेगा एक कंपाउंड सेंटेंस। अगर हम और या अदरवाइज लगाते हैं तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो यहाँ पे आपको लेस्ट का यूज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, तो लेस्ट के बाद हम यहाँ पे यू लिख सकते हैं। लेस्ट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, लेस्ट यू। और लेस्ट के बाद वाले क्लॉज में हमेशा शुड का यूज़ किया जाता है। लेस्ट के बाद जो भी क्लॉज है उसमें हमेशा शुड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे भले ही मे आ गया है, बट इसमें जब लेस्ट का यूज़ हम करेंगे तो इसके बाद हमेशा शुड ही आएगा, और लेस्ट के बाद शुड के अलावा और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता है, तो लेस्ट यू शुड फॉल डाउन हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि ट्रेन चली गई। दे रीच्ड द स्टेशन, वे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन चली गई थी, वे स्टेशन पहुंचे, यानी कि उनके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन चली गई थी। इस तरह से इसको कंबाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हैड का यूज पहले सेंटेंस में हुआ है। पहले वाले वाक्य में अगर हैड आया है तो बीच में केवल आप बिफोर लगा देंगे, अगर दूसरे में हैड आया है तो आप बीच में आफ्टर लगा देंगे। तो इसमें पहले में हैड है तो हम क्या करेंगे, पहला सेंटेंस लिखेंगे द ट्रेन हैड लेफ्ट, और इसके बाद बिफोर का यूज कर देंगे बिफोर दे रीच्ड, बिफोर दे रीच्ड द स्टेशन, यानी कि उनके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी। इस तरह से कंबाइन हो गया ये। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि ही इज़ पुअर, ही इज़ कंटेंटेड, वह गरीब है, वह संतुष्ट है। तो इसमें कंट्रास्ट शो हो रहा है, कंट्रास्ट की बात इसमें हुई है। जैसे कंट्रास्ट शो होगा और हमें सिंपल सेंटेंस बनाना होगा तो उसमें इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करते थे। कंट्रास्ट शो होने पर अगर हमें उसको सिंपल में कंबाइन करना है तो इन स्पाइट ऑफ का यूज़ किया जाता है, लेकिन कंट्रास्ट शो होने पर अगर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो वहाँ पे आपको दो या ऑल्दो का यूज़ करना होगा, दो या ऑल्दो का यूज़। और कंट्रास्ट शो होने पर अगर आपको कंपाउंड में चेंज करना है तो वहाँ पे आप बट, येट, स्टिल, हाउ एवर, वाइल, वेयरएज इन सब का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑल्दो का यूज़ कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑल्दो आ गया, ऑल्दो ही इज़ पुअर, पहला सेंटेंस लिख लेंगे ऑल्दो ही इज़ पुअर, फिर येट लगा के दूसरा सेंटेंस लिख देंगे ही इज़ कंटेंटेड, येट ही इज़ कंटेंटेड। तो सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि ऑल्दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ कंटेंटेड। ऑल्दो के साथ येट का यूज़ करते हैं, अगर आप चाहें तो येट के जगह पे केवल कॉमा भी लगा सकते हैं, लेकिन दो के साथ कभी भी येट का यूज़ नहीं होता है। तो ये हो गया ऑल्दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ कंटेंटेड। तो जब भी कंट्रास्ट शो होगा और कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो वहाँ पे आपको ऑल्दो का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट देखिए, द टी इज़ वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे नहीं पी सकता हूँ। यानी कि चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे नहीं पी सकता हूँ। तो इतनी गर्म है कि, तो यहाँ पे सो और दैट का यूज़ करेंगे लेकिन अलग अलग। चाय इतनी गर्म है, ये हो जाएगा द टी इज़ सो हॉट, यहाँ जहाँ पे वेरी है उसके जगह पे सो लगा देंगे। द टी इज़ सो हॉट, चाय इतनी गर्म है कि, फुल स्टॉप की जगह पे दैट आ जाएगा, दैट मैं इसे नहीं पी सकता, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ये बन गया द टी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करके सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस में कैसे कंबाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड ये दोनों में कन्फ्यूज़न होता है कि हम इसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या फिर कंपाउंड बना रहे हैं, तो आप बस इतना याद रखिए कि कंपाउंड में आपको चार तरह के कंजंक्शन का यूज़ करना होता है, कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। और कुमुलेटिव कंजंक्शन में क्या क्या आते हैं, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये चार कंजंक्शन कुमुलेटिव में आते हैं। और अल्टरनेटिव में ईदर और, नीदर नॉर, और या अदरवाइज, ये चार कंजंक्शन अल्टरनेटिव में आते हैं।
और एडवर्सेटिव में बट, येट, स्टिल, हाउएवर, व्हाइल, वेयर एज, ये सब आते हैं जिनका यूज हम दोनों सेंटेंस के बीच में करते हैं कंट्रास्ट शो होने पर। ये सब आते हैं एडवर्सेटिव में। और इलेटिव कंजंक्शन में सो या देयरफॉर का यूज़ करते हैं। तो अगर इनमें से कोई कंजंक्शन हम यूज कर रहे हैं यानी कि हम एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हमारा है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक, और मैं वहाँ एक हफ्ते तक रुकूंगा। मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मैं वहाँ एक हफ्ते तक रुकूंगा। तो इसमें और आगे यानी कि एंड का यूज इसमें आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, पहला सेंटेंस लिख देंगे आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड I will stay there, and I will stay there, और मैं वहाँ रुकूंगा for a week, एक हफ्ते तक, और मैं वहाँ एक हफ्ते तक रुकूंगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस में दो वर्ब आ जाते हैं, जैसे he gambles, he drinks, वह शराब पीता है, वह जुआ खेलता है, इस तरह से दो सेंटेंस अगर आ जाते हैं तो आप इसमें as well as का यूज़ कर सकते हैं, और and का भी यूज़ कर सकते हैं, और बोथ एंड का यूज़ कर सकते हैं, और नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही गैम्बल्स एज वेल एज ड्रिंक्स, या फिर ही गैम्बल्स एंड ड्रिंक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर ही नॉट ओनली गैम्बल्स बट ऑल्सो ड्रिंक्स, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर ही बोथ गैम्बल्स एंड ड्रिंक्स, इस तरह से आप चारों कंजंक्शन का यूज़ इसमें कर सकते हैं दो वर्ब आने पर। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, मेक हेस्ट यू विल बी लेट, जल्दी करो तुम देर हो जाओगे। तो जल्दी करो वरना तुम देर हो जाओगे, अन्यथा तुम देर हो जाओगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप और या अदरवाइज का यूज़ कर सकते हैं जब वरना या अन्यथा वाला सेंस आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आना चाहिए, मेक हेस्ट, जल्दी करो। अब वरना के लिए आप और लगा सकते हैं या फिर अदरवाइज भी लगा सकते हैं, और या अदरवाइज दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और यू विल बी लेट, मेक हेस्ट और यू विल बी लेट, जल्दी करो वरना तुम लेट हो जाओगे। अगला है मिस्टर गुप्ता वॉज लेट, मिस्टर गुप्ता लेट थे, ही मिस द बस, और वे बस मिस कर दिए। तो मिस्टर गुप्ता लेट थे इसलिए उन्होंने बस मिस कर दिया। तो यहाँ पे इसलिए आ रहा है बीच में, तो क्या आ जाना चाहिए, इसमें सो का यूज़ करेंगे। मिस्टर गुप्ता वॉज लेट सो ही मिस्ड द बस, इसलिए उन्होंने बस मिस कर दिया। तो आप देखिए फ्रेंड्स, जब आप इसको हिंदी में कंबाइन कर लेते हैं तो बड़े आराम से ये इंग्लिश में कंबाइन हो जाता है। ही इज़ लेजी, वह आलसी है। ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, ही वॉज कर देते हैं या फिर इज ही रहने देते हैं। ही इज़ लेजी, वह आलसी है। ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, उसने अच्छा मार्क्स स्कोर किया। तो इसमें देखिए कंट्रास्ट शो हो रहा है, वो आलसी है फिर भी उसने अच्छा मार्क स्कोर किया, तो फिर भी यहाँ पे आ गया। तो आप इसमें बट, येट, स्टिल, बट नहीं, यहाँ पे आप स्टिल, हाउएवर, या फिर तो यहाँ पे आप स्टिल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हाउएवर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर येट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ही इज़ लेजी, स्टिल, फिर भी के लिए स्टिल आ जाएगा, स्टिल ही स्कोर्ड, उसने स्कोर किया, स्टिल ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। तो जब भी इसमें फिर भी आ जाएगा तो उसके लिए आप बट, येट, स्टिल, हाउएवर ये सब लगा सकते हैं, या फिर वाइल या वेयर एज का यूज़ करेंगे जब इसमें अपोजिट वर्ड दिए रहेंगे। जैसे गुड बॉयज़ वर्क, बैड बॉयज़ स्लीप, गुड बॉयज़ वर्क, बैड बॉयज़ स्लीप। तो इसमें गुड बॉयज़, बैड बॉयज़ अपोजिट है, तो यहाँ पे आप वाइल या वेयर एज का यूज़ करेंगे। गुड बॉयज़ वर्क वेयर एज बैड बॉयज़ स्लीप। इस तरह से जब अपोजिट दिया रहेगा तो वहाँ पे वाइल या वेयर एज का यूज़ करना होगा कंट्रास्ट शो होने पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, स्पीक द ट्रूथ यू विल बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल, यानी कि सच बोलो तुम सभी के द्वारा तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। सच बोलो और सभी के द्वारा तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। तो अगर देखें तो इसमें यदि तुम सच बोलोगे तो सभी के द्वारा तुम्हारा सम्मान किया जाएगा, इसमें कंडीशन है। लेकिन इसको अगर हम यदि यानी इफ़ का यूज़ करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो कंपाउंड बनाने के लिए इसमें आपको एंड का यूज़ कर देना है। तो इसको इम्पेरेटिव मोड का भी रूल कहते हैं। तो स्पीक द ट्रूथ सबसे पहले आ जाएगा, स्पीक द ट्रूथ, और यहाँ पे आप एंड का यूज़ करेंगे, एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल। तो
तो यहाँ पे आप एंड का यूज़ कर सकते थे। सच बोलो और सभी के द्वारा तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। नेक्स्ट है कम विद मी स्टे एट होम। इसमें दो ऑप्शन हमारे पास हैं, कम विद मी मेरे साथ चलो, स्टे एट होम घर पर रहो। दो ऑप्शन यहाँ पे, विकल्प यहाँ पे दिया गया, तो वैकल्पिक संयोजक यानी कि अल्टरनेटिव कंजंक्शन यहाँ पे ईदर और आ सकता है कि या तो मेरे साथ चलो या फिर घर पर रहो। तो यहाँ पे आप ईदर और का यूज कर सकते हैं कि ईदर कम विद मी और स्टे एट होम। इस तरह से इसमें आप ईदर और का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, हिज ब्रदर डिड नॉट गो टू नैनीताल। अब फ्रेंड देखिए, जब भी दोनों जो सेपरेट सेंटेंस हमें दिए गए हैं, दोनों में अगर नॉट आया हुआ है और उसको कंपाउंड में हमें चेंज करना है, तो कंफर्म है कि यहाँ पे आपको नीदर नॉर का यूज़ करना है। अगर दोनों में नॉट आया है और उसे हमें कंपाउंड बनाना है तो उसमें नीदर नॉर का यूज़ कर देंगे। अब देखिए इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें शुभम और हिज ब्रदर, इसका सब्जेक्ट ही डिफरेंट है। नीदर नॉर का यूज़ कैसे करते हैं, जो चीज़ें डिफरेंट है उसके पहले नीदर आएगा, तो सब्जेक्ट ही डिफरेंट है तो नीदर सबसे पहले आ जाएगा। तो हो गया नीदर शुभम नॉर हिज ब्रदर, नीदर शुभम नॉर हिज ब्रदर। अब क्योंकि नीदर नॉर का मतलब ही ना तो होता है, तो इसमें से हमें नॉट को हटाना होगा दोनों में से, क्योंकि नीदर नॉर इसमें आ गया। और जब नॉट को हटाएंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड भी हट जाएगा, और जब डिड हटेगा तो जो मेन वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा, वेंट टू नैनीताल। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम कंपाउंड सेंटेंस को भी कंबाइन कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स अब ये सिंथेसिस आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और फ्रेंड्स आप जम की पूरी तैयारी करिए। हमारे चैनल पे आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें आप सब कुछ अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो ग्रामर पोर्शन हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, लिटरेचर हो, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, सेंट्रल आइडिया चाहिए, तो ये सभी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी हमारे चैनल पर।